श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक ऐसे विषय को लेकर स्टूडियो में उपस्थित हुआ हूँ जो जन जन के लिए उपयोगी विषय है। बहुत शुरू से अपने शास्त्रों में एक बात को पढ़ते आए हैं और उम्र के साथ उस बात की अहमियत और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और वो है कि निरोग काया से बढ़कर और कोई सुख जीवन में नहीं है। ये बात सच है कि आपके पास कितने भी संपन्न साधन हों, लेकिन अगर शारीरिक तौर पर आप स्वस्थ नहीं हैं तो सारी सुख सुविधाएं कोई अर्थ नहीं रखती, और आपका जो काया है उसका निरोग होना अति आवश्यक है। तो साथियों, आज इसी विषय को लेकर मैं और प्रवीण जी बात करने जा रहे हैं आयुर्वेदिक शास्त्र की एक ऐसी एक्सपर्ट से जो पहले भी हमारे स्टूडियो में आती रही हैं और विशेष अनुरोध पर आज हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुई हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा पुनः अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए हमारे श्रोताओं को बताएं कि वो आजकल जो प्रैक्टिस भी कर रही हैं वो किस फील्ड में कर रही हैं, कहाँ पे कर रही हैं, ताकि हमारे श्रोतागण आपके इस एक्सपर्टाइज का पूरा बेनिफिट उठा पाएँ। जी, आपसे मैं परिचय करा रहा हूँ आयुर्वेदिक श्रेणी के एक एक्सपर्ट से। जी प्लीज़। जी, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम वैद्य कंचन है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ मुकेश सर और प्रवीण सर को मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं एक नाड़ी वैद्य हूँ और गुड़गांव में आप्त आयुर्वेदा सेक्टर 49 सफ़ायर मॉल में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इससे पहले मैं दिल्ली, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में प्रैक्टिस करती आई हूँ। जी, धन्यवाद आपसे। डॉक्टर साहब, मैं शुरुआत करता हूँ मुकेश जी विद योर परमिशन। यस। डॉक्टर साहब, क्योंकि सिंस आप आयुर्वेदिक ज्ञाता हैं और आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती हैं अपने प्रैक्टिस में, आयुर्वेदिक के हिसाब से आप किस तरह की कितनी बीमारियाँ होती हैं? हमने वात पित्त वगैरह का नाम सुन रखा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले आयुर्वेद जो शास्त्र हैं या जितने भी हमारे वेद शास्त्र रहे हैं उनमें बताया गया है कि जो शरीर है वो 3 दोषों से मिलकर बना है, वात पित्त कफ, और इन्हीं दोषों की विकृति से हमें रोग होते हैं। और अगर आप संख्या की बात करेंगे तो ये असंख्य रोग रहते हैं। कुछ को नाम देना भी पॉसिबल नहीं होता है। वात के 80 तरह के रोग बताए गए हैं। वात दोष से होने वाले जो रोग होते हैं, पित्त दोष की विकृति से 40 प्रकार के रोग होते हैं, और कफ दोष की विकृति से 20 प्रकार के रोग कहे गए हैं। जी। अच्छा, सब दोषों का आयुर्वेदिक में है निवारण? निवारण की बात करने से पहले मैं यूँ कहूँगी कि हमारे शरीर में उम्र के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से इन दोषों की वृद्धि और क्षय होता रहता है। उस क्षय वृद्धि को सम अवस्था में लाने के आयुर्वेद में तरीके बताए हैं, आपके आहार से, विहार से, और जब आहार विहार काम ना करे तो फिर औषधियों से, कि औषधियों का प्रयोग कैसे करना है, कब करना है। तो कंचन जी, जो बात मैं समझ पाया हूँ जी, आप शरीर से रिलेटेड ऑल एम्ब्रेसिंग प्रॉब्लम्स जो हैं जी, उनको
देखते हुए जी। आपका जो उपचार है वो शरीर के पूर्णता को ध्यान में रखते हुए, that it is a complete unit Yes. and it needs to be treated as a complete unit, not as a simple one organ where that problem arises. जी सर, बिल्कुल। आयुर्वेद शास्त्र का जो मेन गोल है, Yes. वो प्रयोजन जो कहा गया है आयुर्वेद का, कि आयुर्वेद ऋषियों ने क्यों दिया, Yes. उसमें एक श्लोक बोला गया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। फोरमोस्ट गोल ये है कि जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बॉडी है, हेल्थ में फिजिकल एंड मेंटल बॉडी आती है, उसकी हमें रक्षा करनी है, उस हेल्थ को मेंटेन करना है। अगर वो हेल्थ किन्हीं कारणों से ख़राब हो जाती है, हम कुछ गलत खा लेते हैं, ज़्यादा सोच लेते हैं, तो फिर हमें आतुरस्य विकार प्रशमनम, आतुर मतलब उस रोगी का, रोगी शरीर का, विकार प्रशमन करना है, उसको हमें शांत करना है, क्योर करना है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आयुर्वेद ना सिर्फ उस रोग के सिम्टम को क्योर करता है, बल्कि आपके पूरी बॉडी को, आपके फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी को क्योर करता है। ठीक इसी है, को होलिस्टिक सिस्टम ऑफ Yes. मेडिसिन आप कहते हैं। कह सकते हैं होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ बोल हाँ, सकते हाँ, हैं, क्योंकि मेडिसिन उसका एक हिस्सा है, लेकिन आयुर्वेद दवाइयों से पहले बताता है कि जीवन कैसे शुरू हुआ था। आप पेट में नहीं थे उससे पहले मदर और फादर को एक हेल्दी बेबी प्लान करने की चीज़ें बताई गई हैं, कि कोई जीवन आ रहा है, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको क्या चीज़ें करनी है। आप जैसा प्रोजेनी चाहते हैं तो ऐसे कौन से कर्म करें, गर्भ संस्कार जिसे कहा जाता है, कि वो बच्चा पहले से ही हेल्दी। तो गर्भ काल में ही बच्चे को हेल्थ प्रदान की जा सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा। इसके हमें एग्जाम्पल मिलते हैं। अभिमन्यु एक जाना माना एग्जाम्पल है, कि अभिमन्यु जब पेट में था, हाँ। तो वो चक्रव्यूह तोड़ना सीख गया था। वो कैसे सीखा था, जब उसके पापा ने उसकी मदर को बताया था इसका रहस्य, कि चक्रव्यूह कैसे उसमें घुसा जाता है। हाँ, ठीक तो है। वो सीख गया था। और आजकल काफ़ी पेरेंट्स गर्भ संस्कार करवा रहे हैं, उनको जैसा प्रोजीनी चाहिए, अच्छा। जिस कला में निपुण चाहिए, तो उससे उस मदर को वैसे ही लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। इसमें अगर हम इस कहानी को पूरा करें जी तो ये बात आती है कि जब अभिमन्यु मदर के वूम में था, जी तो उसके पिता ने उसकी माता को ये तो बता दिया कि भाई आपने चक्रव्यूह में एंटर कैसे होना है, लेकिन जब वो ये बता रहा था कि बाहर कैसे निकलना है, तो उसकी जो मदर थी वो सो गई। इसलिए ये भी बात आती है कि अभिमन्यु पूरे उस चक्रव्यूह में एंटर होने और निकलने के क्रम को पूरा नहीं सुन पाया था। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक एक बात का असर जो है वो गर्भावस्था में भी बच्चे के ऊपर रहता है। तो कंचन जी बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये बात समझाई जा रही है आपकी तरफ से कि किसी भी अवस्था में जब गर्भावस्था की बात हो, बाद की बात हो, शरीर के पूर्ण रूप से उसको ठीक रखने के लिए संस्कारों का और बाकी सारे एनवायरनमेंट का भी पूरा असर रहता है। और यही मैं समझता हूँ आयुर्वेदिक ज्ञान का एक अलग से एस्पेक्ट है जो एलोपैथी में नहीं मिलता, कि यहाँ पर शरीर को एक इकाई के रूप में लिया जा रहा है और हर एक बात के प्रभाव को बड़े अच्छे से समझा जाता है और फिर उसका उपचार करने का भी प्रयास किया जाता है। जी बिल्कुल सर। वैद्य जी, आपने भी नाम लिया कि लोग
आजकल जो है आ रहे हैं, आपके पास भी ऐसे केसेस आते हैं जो कि कहते हैं कि जो हमारे संस्कार अच्छे देना चाहते हैं बच्चों को, हाँ जो पैदा होने वाले बच्चों को, हाँ। ऐसा आपके का आया है कोई केस? सर, हमारी प्रैक्टिस में जो हमें देखने को मिलता है, हम्म। सबसे पहला कारण ये है कि लोग उतने अवेयर नहीं हैं, जागरूक नहीं थे गर्भ संस्कार के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें उनको एजुकेट करना पड़ता है कि गर्भ संस्कार क्या है। ये चीज़ हमारी पुरानी पीढ़ी में देखने को मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि उन्होंने अपने रूटीन में वो चीज़ें अपना ली थी और हम कुछ किन्हीं कारणों से उन चीज़ों से दूर हो गए। तो अभी हमें जैसे एजुकेट करते हैं, कुछ लोग एजुकेटेड हैं, जागरूक हो चुके हैं कि हमें कैसा बच्चा चाहिए। वो उनके क्या रीज़न्स हैं कि कंपटीशन दुनिया में बढ़ गया है। आपको दूसरा ये है कि जो बच्चा गर्भ से पैदा होता है तो वो कुछ बीमारियां लेके भी पैदा हो रहा है। कंजेनाइटल डिसीजेस बोलते हैं जिनको, जन्म से बीमारियां होती हैं और उनको फिर ठीक कर पाना मुश्किल और नामुमकिन ही होता है। और तीसरा ये है कि नॉर्मल डिलीवरी कर पाना आज के समय में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। माता उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका खान पान, उसका रूटीन इतना अच्छा नहीं है कि वो नॉर्मल डिलीवरी कुछ कर पाए। फिगर कॉन्शियस भी हैं लेडीज, उनको लगता है कि हमारी फिगर खराब हो जाएगी नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो ऐसा भी है? नॉर्मल डिलीवरी देखिए, नॉर्मल मतलब नॉर्मल, जो एक प्राकृतिक रूप से प्रसव होना, वो वजाइनल डिलीवरी ही है। आप अगर ऑपरेट करवाते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन उस महिला को पूरी ज़िंदगी देखने को मिलते हैं अगर वो सी सेक्शन से डिलीवरी करवाई जाती है। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने पूछा, गर्भ संस्कार में करवाने के लिए पेरेंट्स आते हैं या फिर किसी और इशू से, अगर जिन पेरेंट्स को बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन है कि आजकल बच्चा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है और पेरेंट्स इनफर्टिलिटी के केसेस हमारे पास ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर जैसे ही उनको पता चलता है तो धीरे धीरे गर्भ संस्कार पे आते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर, वैद्य से जुड़े हैं। तो वैद्य से जुड़ा होना मतलब उनको गर्भ संस्कार का भी पता चलता है। तो वो इस चीज़ को, जो बात सही है वो सही है, सही समझ के फिर इस गर्भ संस्कार भी करवाते हैं काफ़ी पेरेंट्स। और एक मौका मिल जाता है आपको बताने का कि गर्भ संस्कार क्या करवाना है चाहिए, तो वो अच्छी बात है। लेकिन पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गर्भ संस्कार लेके नहीं होता है, इनफर्टिलिटी से होता है। जी। तो डॉक्टर कंचन, जिस तरह का ट्रेंड आज समाज में देखने को मिलता है कि लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की डिलीवरी प्लान ढंग से हो, इसलिए वो सी सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उन परिस्थितियों में आपका ये जो गर्भ संस्कार की बात करना कितना आड़े आता है या कितना सहायक है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, गर्भ संस्कार की शुरुआत पहले दिन से ही हो जाती है। जी। जब कंसीव करती हैं मदर, तो पहले दिन से ही उस महिला की कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। वो काफ़ी आपने सुना होगा कि वो अपने कमरे में कैसी फ़ोटो लगाएं, हाँ, कैसी बुक्स पढ़ें। हम गर्भ संस्कार के दौरान भगवत गीता पढ़ने को देते हैं। जी। आपको जैसा बच्चा चाहिए, जिस कला में निपुण बच्चा चाहिए, वो शास्त्र उसको दिए जाते हैं। एक आर्ट होती है, आप उसको बोल सकते हैं मंडल आर्ट बनाते हैं, ड्राइंग्स दी जाती हैं कि वो मदर वो मंडल की आकृति बना के प्रैक्टिस करती रहे। तो इससे उस मदर की भी प्रैक्टिस होती है। मेंटल और फिज़िकल जो भी कंडीशंस हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन होने के चांसेस इसमें मदर को काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और बच्चा भी उतना हेल्दी, उतना फिज़िकल और मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है। और जैसे जैसे गर्भ संस्कार में आपको फिज़िकली क्या एक्सरसाइजेस करती हैं,
आपको कैसा खाना खाना है और क्या नहीं खाना है। एक मासानुमासिक गर्भ वृद्धि होती है कि उसमें आपको इस महीने कैसी डाइट फॉलो करनी है, दूसरे महीने कैसी डाइट फॉलो करनी है, और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस इसमें 90% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग ऑप्ट करते हैं सी सेक्शन, तो चाहे उनकी नॉर्मल डिलीवरी ही क्यों ना होनी हो, वो इसलिए कि वो एक स्पेसिफिक डेट देखते हैं कि हमें इस तारीख को वो बच्चा चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं एज अ डॉक्टर, एज अ वैद्य अगर ये देखूं तो ये, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, फिर वो तारीख चाहे कोई भी हो और फिर कोई नक्षत्र हो, अगर आपने पूरी तरह से गर्भ संस्कार किया है तो आप एज अ मदर आप भी हेल्दी रहोगे और आपका बच्चा भी बहुत हेल्दी रहेगा। एक सवाल डॉक्टर मेरे पास आया डॉक्टर साहब दिमाग में कि आपने कहा कि अभी हम अभिमन्यु की बात कर रहे थे, कितने महीने की जब कंसीवमेंट होती है तो बच्चे तक मैसेज आना शुरू हो जाता? सर, जो बोला जाता है कि बच्चा का जो हार्ट है वो जब डेवलप होना शुरू हो जाए तीसरे महीने में, तो उसका जैसे हार्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है तो वो उसका पल्स जब फील करते हैं आप तो तब हो जाता है। हाँ, वो उसका दिल मदर के दिल से जुड़ जाता है, तब उस मदर को दो हृदय कहा जाता है। क्या करते हैं? दो हृदय, दो हार्ट हैं, दो हृदय। डबल इंजन की सरकार। अच्छा, सरकार की बात, क्योंकि आजकल इलेक्शन का मौसम है। अच्छा, तो जैसे ही हार्ट दिखना शुरू हो जाता है बच्चे का, तो बच्चा अपने हाव भाव मदर के थ्रू एक्सप्रेस करता है कि उसे क्या खाने में चाहिए और उसकी क्या इच्छा हो रही है। वो दैट मैसेज रीचेस मदर। यस, बोलते हैं ना कि माँ को खट्टा खाने की इच्छा हो रही है, भूख नहीं लग रही है, या कुछ चिड़चिड़ापन, ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं जो मदर फील करती है। तो अगर चिड़चिड़ापन आ गया तो लड़का होगा ऐसा वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन उसको अलग से करेंगे। बिल्कुल जी। अच्छा, तो आगे बताइए आप। तो यही है कि मदर का जो एक रूटीन है कि वो क्या शास्त्र पढ़ रही है, वो पूरे 9 महीने चले तो बेहतर है, क्योंकि मदर भी वैसी बन जाती है तो बच्चा भी वैसा ही अडेप्ट कर लेता है। वैसे डॉक्टर कंचन, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। ये बात ठीक है कि गर्भावस्था में ये सारी बातें सजेस्ट की जाती हैं जी। लेकिन आम तौर पर अगर हम लाइफ से चीज़ों को निकालें, उसके निष्कर्ष ढूंढने का प्रयास करें, तो देखिए, जैसे ये कहा जाता है कि भाई आदमी जिस समय अंतिम समय में श्वास छोड़ने पर है, अगर वो राम राम का उच्चारण करता है या भगवान के किसी भी नाम का सहारा लेता है, मेरा ये मानना है कि आप अंत वहीं पर करते हैं जो आपने जीवन भर अपनाया होता है। अगर कोई स्त्री ऐसे संस्कार रखती है कि वो धार्मिक संस्कार है और प्रेगनेंसी के टाइम में वो उनको और बढ़ा तो सकती है, लेकिन अगर आप उस पर कोई चीज़ थोपना चाहते हैं तो वो इतनी आर्टिफिशियल रहती है कि वो भीतर तक, क्योंकि यहाँ तो भीतरी अवस्था की बात हो रही है, बच्चा जो है वो मदर के प्राणों से जुड़ा हुआ है। तो मेरा ये मानना है, आप अपनी ऑब्जर्वेशन भी दीजिए, कि अगर कोई नास्तिक मदर है और वो ये चाहती है कि प्रेगनेंसी के टाइम में सिर्फ मैं धर्म ग्रंथ पढ़ लूँ तो मेरा वो पर्पस सर्व हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर और फिरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात उचित नहीं है। वो अगर प्रयास भी करती है तो वो एक आर्टिफिशियल सा प्रयास रह जाता है, वो जेन्युइन ढंग से भीतर स्वीकार नहीं होता। मैं गंभीर साहब की बात को और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। जीन्स की तो महत्ता होती है ना, जो ये कह रहे हैं, जैसे जिसके जीन्स जैसे हैं
वो भी तो फर्क पड़ेगा ना बच्चे के ऊपर। जीन्स सबसे पहले मैं इस बात को एड्रेस करना चाहूँगी कि सर ने बोला कि धार्मिक कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। यस तो सबसे पहले ये है कि जितनी भी अच्छी बुक्स हैं, यस मैं ये ना कहूँ, ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ वो वेद पढ़ें, हाँ, धर्म ग्रंथ, ग्रंथ पढ़ें जो जिस डायरेक्शन को फॉलो करता है, जिन बुक्स को वो फॉलो हाँ। करता है, तो उस बुक्स को पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, आसपास का इन्वायरमेंट उसका Yes, अच्छा हो, हाँ। क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं, हाँ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो सिर्फ एक है। Yes. वो चाहे इस ग्रंथ में लिखा है, चाहे दूसरे ग्रंथ में It लिखा may है। not be some religious Yes. book, but can be ethical Yeah. teachings or ethical environment हाँ। can equally do that much good which even religious Yes. books can do. हाँ, Yeah. क्योंकि देखिए ऐसा बोला जाता है, खुश रहना तो खुश रहना है, चाहे इसमें लिखा है, चाहे उसमें लिखा है। मदर के साथ फादर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है। Yes. एक अच्छी बातें दोनों में हो रही हैं, आसपास उन चीज़ों को इमेजिन करें। आजकल चला है मैनिफेस्ट अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें और बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करें। Yes. वो कैसा बच्चा चाहती है वो दिमाग में उस मदर के होना चाहिए। जो कुछ मदर्स क्या करती हैं कि उन्हें जैसा बच्चा चाहिए वो वैसी फ़ोटो लगा देती हैं, चाहे Right. अपने पति की तरह अगर उनको बच्चा चाहिए तो उनकी फ़ोटो देखती है वो सुबह। ठीक। तो वैसी चीज़ें करें जो जिस कला में मदर एक्सपर्ट है, डांस में है, सिंगिंग में है, और कुछ लोग चैंटिंग करते हैं। अब अगेन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, सिर्फ इस शास्त्र में नहीं, किसी भी आप रिलीजन में देखें तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वाइब्रेशंस अलग होती हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन वो क्रिएट करते हैं, कुछ Yes. साउंड्स, तो वो अपने आसपास रखें, तो उसका उस चाइल्ड पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है। जी। डॉक्टर कंचन, ये कौन सा शास्त्र है जिसको आप लेके यहाँ बैठे हुए हैं? ये आयुर्वेद शास्त्र है जिसमें मनुष्य के जीवन को लेकर, उसके रोगों को लेकर, जीवन कैसे जीना है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, सब कुछ आचार्यों ने लिखा है। अब आप कहेंगे स्पेसिफिक कौन कौन से वो ग्रंथ हैं जो मेरे पास है। ये अष्टांग हृदय है, आचार्य वाग्भट के द्वारा लिखी गई। ओके। ऐसे आचार्य चरक के द्वारा चरक संहिता है, और हाँ। आचार्य सुश्रुत के द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता है। ओके। जी। यस। मैं जीन्स की बात मेरी रह गई कि जीन्स की बात कर रहे थे आप। हाँ, जो जीन्स हैं उनका इफेक्ट बच्चे पे देखने को मिलता है। अगर सेम पैटर्न्स आपके आसपास रिपीट हो रहे हों तो कुछ हद तक वो देखने को मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी देखी गई हैं कि अगर उन जेनेटिक फैक्टर्स को ब्रेक करना भी पॉसिबल है, और वो पॉसिबल होता है, और कहा जाता है कि जेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बच्चे में आ जाती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। जी। मेरी आदत है कि अक्सर मैं पर्सनल एग्जांपल ले जाता हूँ। जी। मेरे 2 बच्चे हैं, हम तीनों को आदत है थक गया यार कहने की, थक गया यार। मेरे पोते को भी यही आदत पड़ी, थक गया यार। मेरी पोती इंग्लैंड में रहती है, शी सेज अरे आई एम टायर्ड। व्हाट इज इट? ये क्या है? ह्यूमन की टेंडेंसी है कि नहीं, टेंडेंसी कैसे पास हुई? वो जनरेशंस में पास हो रही है ये। सर- मेरे बेटों में पास हुई, फिर आगे पोतों में, पोती में पास हो रही है। दिस इज जीन्स। हम कह सकते हैं, लेकिन बच्चा जो है जन्म से जैसे पैदा होता है तो आसपास के लोगों से सीखता है, उनको कॉपी करता है। जो भी हम सोचते हैं, हमारे विचार हैं, आसपास के लोगों से ही ज़्यादातर इन्फ्लुएंस्ड हैं, क्योंकि हम बचपन से या तो अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग्स को कॉपी करेंगे, या ग्रैंड पेरेंट्स हो गए उनको कॉपी करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उन पैटर्न्स को ब्रेक किया जाए, और आप चाहते हैं आपके बच्चों में वो चीज़ें नहीं आए, और आप इतने अवेयर हैं
कि उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, तो पहले आपको अपने वो पैटर्न्स ब्रेक करने पड़ेंगे। नहीं वो तो दैट इज आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया। हाँ तो ना मतलब गर्भ अवस्था में नहीं, बाद में भी जब तक आप बच्चा आपके सामने है, आप अच्छी बातें बोलें, अच्छी बातें कहें, अच्छी बातें सुने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो क्योंकि बच्चा जैसे ही उसका जन्म होता है तो वो मदर से फादर से ही तो सीखेगा, और जैसे वो पढ़ाई शुरू करेगा तो वो शास्त्रों को पढ़ेगा, लेकिन समझेगा कैसे? जो बाद में गुरु माता पिता पहले चैरिटी गुरु बिगिंस फ्रॉम होम, ये कहा हाँ। जाता। परिवार तो प्रथम पाठशाला हाँ, है ही वाह। है, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर कंचन, मैं समझता हूँ, मैं और प्रवीण दोनों आपसे बीच बीच में इतने प्रश्न पूछ बैठे हैं कि जो मौलिक बात हमारी चल वो रही मेरे ख्याल थी, अगली बार रखें तो चल। नहीं अभी समय है, तो आप थोड़ा सा उसको जो हम बात कर रहे थे वो आप थोड़ा बताएं क्या? हाँ, जेनेटिक की बात कर यस रहे थे। यस। हाँ, तो बहुत सारी कुछ रिसर्चेस हुई हैं, और जब हम आयुर्वेद शास्त्र में देखते हैं तो जीन्स की जो बात है वो काफ़ी कुछ हद तक कही गई है, लेकिन उसमें ये भी बोला गया है कि आसपास का इन्वायरमेंट, क्योंकि आपको भी वही इन्वायरमेंट मिला, फिर आपको बच्चे को भी वही इन्वायरमेंट मिला, वही आहार है, वही विहार है, तो जो भी उस इन्वायरमेंट में रहेगा, चाहे आप हो, आपका कोई दोस्त ले लो, तो आपकी भी लाइफस्टाइल कुछ हद तक वैसी ही सेम हो जाती है, और सेम ही बीमारियां आपको, आपके बच्चों को, आसपास के लोगों को रहती है जी। इसीलिए अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी है, आपकी हेल्थ ठीक करनी है, सबसे पहले वातावरण बदलिए। और अगर आप इतने स्मार्ट हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि वो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें खुद से स्टेप्स लेने पड़ेंगे जी। क्योंकि जीन्स का हम एक बहाना ले लेते हैं कि मेरे पापा को ये बीमारी थी, बीपी डायबिटीज़ था तो मुझे भी हुई, लेकिन अगर आप वो आहार, वैसी दिनचर्या या ऋतुचर्या फॉलो करने लग पड़े तो बहुत हद तक वो चांसेस कम हो जाते हैं कि अगर आपके फादर को प्रमेह है, मधुमेह है, तो बच्चे को वो मधुमेह होने के चांसेस कम या ना के बराबर भी हो तो जाते हैं। इसका मतलब ये हेरिडिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती? ये है, लेकिन कुछ हद तक इसको ठीक किया जा सकता है। अच्छा, सिर्फ हेरिडिटरी नहीं है, वो हमारी लाइफस्टाइल बोल सकते हैं। नहीं बट वो मधुमेह तो कहते हैं ये एक जनरेशन छोड़ देती है फिर आती है, कुछ इस तरह की भ्रांतियां हैं। वो मैं फिर कहूँगी कि एक मधुमेह के बारे में जो निदान कहा गया है, प्रमेह 20 प्रकार के प्रमेह बोले गए हैं, उसमें मधुमेह एक प्रकार है जिसको ठीक कर पाना ना के बराबर है मधुमेह। और ये ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल में हो गया। प्रमेह एक बहुत बड़ी ऐसी बीमारी है जो सालों बाद होती है। वो सबसे बड़ा प्रमेह में बोला गया है, अगर इंसान खाने पीने के बारे में बिल्कुल ना सोचे, जो सामने आया वो खा लिया, आराम से शैया पे सोया है, मतलब वो मज़े की ज़िंदगी जी रहा है, ज़्यादा चिंता नहीं कर रहा है, सोच नहीं रहा है, और कोई हार्ड वर्क, फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, और व्यसनों में उलझा हुआ है, खाने को जो अच्छा लगता है वो खा रहा है, करने में उसको जो मज़ा आ रहा है वो ले रहा है। और आजकल आप देखोगे सबकी लाइफस्टाइल ऐसी ही है। जो भी इंसान है वो अर्ली एज में इतना अवेयर, आज के जनरेशन इतनी अवेयर नहीं है, वो उनको कुछ खाने को दे दें या कुछ ऐसी बात बोलें कि पार्टी कर रहे हैं, तो वो ये बहाना देते हैं कि अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो ऐसे कितने साल, वो ज़िंदगी के 25 साल तक तो वो वैसे ही जीवन व्यतीत कर देते हैं, और फिर आदत लग जाती है। हार्डली इस जनरेशन में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो शुरू से अपना खान पान सही कर सकें, तो फिर प्रमेह जैसे बड़े रोग होने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती है। स्ट्रेस भी तो रहता है रीज़न। हाँ, स्ट्रेस, जब आपका शारीरिक बल इतना नहीं है, स्ट्रेस सबको रहता है। बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस, जवानी में आपके करियर का स्ट्रेस, जब हम शरीर से कुछ इतना काम नहीं कर पा रहे हैं
और वो आदत बन गई है कि आप उतना हार्ड वर्क नहीं कर सकते, तो और कुछ ना कर पाने का वो स्ट्रेस मैं कह सकती हूँ कि वही है, क्योंकि आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, करने को बहुत कुछ है, लेकिन करने की आदत इंसान में, ऐसे इंसान कम हैं जो कर पा रहे हैं। I think in other words, it's a question of your resistance power as well. बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बच्चों की, या जो डॉक्टर कंचन कह रही हैं, धीरे धीरे रेजिस्टेंस पावर जो है वो क्षीण होती चली जाती है, वो कम होती चली जाती है, और रिजल्टेंटली फिर बीमारियां इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, Yes. इम्यूनिटी कम हो रही है। हाँ। तो हमारा आज का मेन विषय ये था कि शरीर में जो आयुर्वेदिक के हिसाब से अलग अलग रोग आते हैं, जी, उनका मौलिक आप उनकी मौलिक श्रेणियों के बारे में बात कर रहे हैं। वात पित्त और कफ के बारे में बात यस, कर रही हूँ। तो थोड़ा सा हम कंक्लूड उससे कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट उसमें करें। जी। जो रोग आयुर्वेद में बताए गए हैं कि रोग उम्र के हिसाब से और काल के हिसाब से, ऋतुकाल के हिसाब से हमारा शरीर जो है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। हमारा शरीर दोष धातु मला मूलम, हमारा शरीर दोषों से बना है, वात पित्त कफ से, और धातुएं 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। और शुक्र से बनता है ओज, जो हमारे शरीर का तेज है उसको ओज कहा जाता है। एक मिनट, जी आपने ये जो नाम लिए जी। इसका एस्ट्रोलॉजी के साथ भी रिलेशन है, जब प्लैनेट्स के साथ? जी, मैं ये शुक्र का नाम लिया ना तो मेरे को ध्यान आया। ज्योतिष या सामुद्रिक हाँ, शास्त्र, हाँ। आयुर्वेद, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, अगर आप इनसे अलग भी चलना चाहोगे तो वैसे भी चल सकते हैं, लेकिन ये जुड़े हुए हैं। नक्षत्र मुहूर्त ये सब देख के हमारे शास्त्र बने हैं, जितने भी वेद पुराण है, आयुर्वेद है, हाँ। ये सभी इंटर रिलेटेड हैं। अच्छा। जी। तो अब जब दवा देती हैं हम्म, तो वो कुछ इस तरह चीज़ें भी पूछती हैं कि जी आपका जन्म कब हुआ था, क्या हुआ था? सर, जो मेरी प्रैक्टिस है, मैंने नाड़ी विद्या सीखी है, मैं प्रैक्टिसिंग नाड़ी वैद्य हूँ, तो मैं नाड़ी देख के रोग निदान और रोग चिकित्सा करती हूँ। तो वो नाड़ी भी एक तरह का निदान है। ऐसे कई तरह के टाइप्स हैं कि आप कैसे निदान करते हैं, और फिर चिकित्सा उस बेस पे हम करते हैं। जी हाँ जी, कबीर साहब। जी। नहीं, मैं तो पूछा हुआ है मौलिक प्रश्न, तो जो अब आप इनको पूरा करने दें। जो हमारे शरीर में रोग हैं वो ऋतुओं के हिसाब से बनते हैं। जैसे अभी शरद ऋतु चल रही है, हमारे देश का सौभाग्य है कि हमें 6 की 6 ऋतुएं अपने भारत देश में देखने को मिलती हैं। जी। हर एक ऋतु लगभग 2 महीने की होती है। अभी शरद ऋतु चल रही है, अश्विन और कार्तिक मास में ये ऋतु पड़ती है, मिड सितंबर से मिड नवंबर तक आप कह सकते हैं। तो शरद ऋतु में क्या होता है कि वर्षा ऋतु, जो पिछली ऋतु में जमा हुआ पित्त है, वो शरद ऋतु में उस पित्त का प्रकोप होता है, वो पित्त बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है? मॉनसून में बादलों से घिरा हुआ पूरा आसमान रहता है, तो शरद ऋतु में जैसे ही अचानक से धूप आती है, तो उस धूप की वजह से हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है। तो शरद ऋतु में हमें पित्त प्रकोप देखने को मिलता है, और पित्त दुष्टि के रोग जो होते हैं शरीर में वो देखने को मिलते हैं। पित्त से फिर रक्त की दुष्टि होती है, तो यूं कहें कि पित्त और रक्त की दुष्टि से जो भी रोग होते हैं वो शरीर में देखने को मिलते हैं। इसी तरह से हर एक ऋतु में कुछ दोषों में वात पित्त कफ का वृद्धि, क्षय, संचय, प्रकोप और प्रशमन जमा होते हैं, प्रकोपित होते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। इस तरह से हर ऋतु में अलग अलग दोषों की हमें स्थिति देखने को मिलती है। जैसा वातावरण वैसा शरीर। इस तरह से हम रोगों को कैटेगराइज कर सकते हैं, और उसी हिसाब से हमें अपना आहार विहार और औषधियाँ
सेवन करनी चाहिए। अच्छा, कुछ डिजीजेस सेल्फ लिमिटिंग भी होती हैं कि मौसम चेंज हुआ तो चली गई, ऐसा भी है? वैसा है, जैसे पित्त का प्रकोप हुआ तो अगली जो ऋतु है उसमें पित्त का प्रशमन हो जाएगा, पित्त दोष शांत हो जाएगा, चाहे दवाई लो या नहीं लो अपने आप। सबसे पहले आयुर्वेद की ये बहुत खूबसूरती है कि वो डायरेक्ट दवाई लेने की बात नहीं करते, जो भी है हमारे आसपास है। अब हम शरद ऋतु की ही बात करते हैं, जैसे कि पित्त का प्रकोप हुआ तो उस हिसाब से हमें खाना क्या खाना चाहिए, उस हिसाब से हमारा डेली दिनचर्या कैसी होगी, ऋतुचर्या का। इसीलिए तो शुरू में ही सभी आचार्यों ने शुरू के अध्यायों में बता दिया है कि आपकी दिनचर्या कैसी हो, फिर ऋतुचर्या कैसी हो, फिर उसका लॉजिक भी दिया है, उसके कारण भी दिए हैं कि ऐसा क्यों करना है। और हमारे कल्चर की भी एक खूबसूरती है कि जैसे अभी नवरात्रे हैं, शरद पूर्णिमा है, इनके अगर आप लॉजिक जानोगे कि ये क्यों मनाए जाते हैं। गरबा, गुजरात में गरबा खेला जाता है तो ये क्यों किया जाता है, तो वो जो बढ़े हुए दोष हैं उनको शांत करने के लिए सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं रूटीन में। तो श्रोताओं, ये थी डॉक्टर कंचन, जिन्होंने आज बहुत ही मौलिक बात को हमारे साथ शेयर किया है। मैं इस गुजारिश के साथ इस आज के कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा कि अगली आने वाली बैठक में ये हमें यहाँ से आगे बात करेंगे, आगे के अध्याय के बारे में बात करेंगी कि ये जो मौलिक बातें हैं इनको ध्यान में रखते हुए हमें आयुर्वेदिक ढंग से किस तरह से आहार विहार और अपना शारीरिक पालन पोषण करना है। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर कंचन, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।